शुरू करते हैं हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और उनकी इक्वेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ हम डेली लाइफ के एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि केमिकल इक्वेशंस रिएक्शन कहाँ पे होती हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। क्या होता है? ओके। एन आयरन पेन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। देखा होगा आपने। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड एंड फूड इज़ कुकड एंड फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रेस्पायर। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारी केमिकल इक्वेशंस के जो कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो in all of the above situation the nature and the identify of the initial substance has somewhat changed। यानी कि हम देखते हैं जो मान लीजिए जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस होता है वो चेंज हो जाता है ना। चेंज कैसे होता है? मान लीजिए को अगर हम यहाँ पे आइस ले लें, आइस है, आइस को अगर हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो वो इनिशियली सॉलिड में होता है लेकिन फिर वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। तो उसमें क्या हुई? लिक्विड में चेंज होता है। ये भी एक तरह का चेंज ही होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? अगर जैसे मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो ये इसका हो गया फिजिकल चेंज। अगर मान लीजिए आइस है, आइस क्या होता है? वाटर। वाटर का कंपोजिशन होता है H2O और जो लिक्विड होता है, लिक्विड में भी वाटर है और वाटर का भी कंपोजिशन क्या होगा? H2O। तो जो इनका केमिकल है वो तो सेम है, सिर्फ इनकी फिजिकल फॉर्म चेंज हुई है। तो इस तरह की चेंज को क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। अगर केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज अब हम आगे रिएक्शंस में देखेंगे। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैव टेक प्लेस। वी मे हैव प्रीफर वी वंडर एज व्हाट इज़ द एक्चुअल मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जगह पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम एक एक्टिविटी देखते हैं। ये एक्टिविटी चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिबन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन ले लिया। और ये बात तो आपको पता होगी कि कोई भी चीज़ बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो ही वो बर्न करती है। ओके, हमने यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया? बर्न किया। ओके, ये होता है बर्नर। इसकी वजह से हमने मैग्नीशियम को बर्न किया। तो जो यहाँ पे जो ये हमारा वॉच ग्लास है इसमें हमारा एक वाइट पाउडर आएगा। इस पाउडर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो हमने क्या किया? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जो ये वाइट पाउडर है ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये वाली रिएक्शंस होती हैं, अभी हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी है, वो अभी आप आगे सीखोगे। अभी हमने एक सिंपल सी इक्वेशन लिख दी है कि भाई मैग्नीशियम बर्न हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और आपका क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो जो हम इस फॉर्म में लिखते हैं इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस। फिजिकल चेंज आपने क्लास 9th में पढ़ लिए हैं। इस वाले चैप्टर में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंजेस की। यही है हमारी केमिकल इक्वेशंस। इसमें राइट हैंड साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आगे रीड करते हैं। वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डार्जिलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। और जो वो वाइट पाउडर था वो किसका था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। जो ये रिएक्शन हो रही थी ये किसके बीच हो रही थी? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई और इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। मैंने बताया था कोई भी चीज़ अगर बर्न करती है वो किसकी प्रेजेंस में करती है? एयर की प्रेजेंस में। इसी तरह का अगर हम एक और, अगर आपको ये नहीं पता कि Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है, तो आप एक बार दोबारा से पीरियोडिक टेबल आप एक बार और देख लें।
उसमें हमारा हाइड्रोजन का 1, कार्बन का, इन सब के नेम और इनकी नंबर्स आप याद कर लें। उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी नंबर 2 देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या है कि हम क्या लेते हैं, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे जो हमने इसको, ये है हमारी ग्लास ट्यूब, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो आपको ये छोटे छोटे नीचे डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, जिंक एक मेटल होती है, उसके ग्रैन्यूल्स डाले हुए हैं। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें क्या डाला, डाइल्यूटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हैं, HCl, एंड द सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, H2SO4। जब आप चैप्टर को रीड कर लोगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि किसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, तो हाइड्रोक्लोरीन यानी कि हाइड्रो को H मान लिया, क्लोरीन को Cl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। ओके, आपने यहाँ पे जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए, इसमें डाला HCl और एक डाला H2SO4। डू यू ऑब्जर्व एनी हैपन अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। तो हमारे क्या होगा, जब हम जिंक के अंदर डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड एंड द HCl, तो हमारी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। ओके, टच द कोनिकल फ्लास्क ऑन टेस्ट ट्यूब इफ एनी चेंज इन द टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शन में हमारी टेम्परेचर में चेंज होता है। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चलिए पहले आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। देखिए, अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। हाँ, हमने देखा था मैग्नीशियम क्या था, मैग्नीशियम का रिबन था, लेकिन उसको बर्न किया तो वो किस फॉर्म में बन गया था, पाउडर की फॉर्म में, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। ओके, चेंज अ कलर, हाँ, कुछ केमिकल रिएक्शन, ये भी बात ट्रू है, कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कलर भी चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट्स का कलर अलग होता है एंड द फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंट कलर शो करता है। ये एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अभी हमने जो जिंक ग्रैन्यूल्स में देखा था कि जिंक के ग्रैन्यूल्स थे और हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही थी, वो क्या था, किसी रिएक्शन में हमारी गैस भी इवॉल्व होती है। और चेंज इन द टेम्परेचर में भी चेंज होता है जब हमारी रिएक्शन होती है। एज वी हैव ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अराउंड अस। अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे हमारे अराउंड में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबल रिप्रेजेंट इन दिस चैप्टर। हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम जो हमारे आसपास जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या सिंपल रिएक्शंस को हम देखेंगे और उनको हम रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट देखेंगे कि रिएक्टेंट्स को किस हैंड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट को किस हैंड पे लिखते हैं। आई होप आपको ये सब बेसिक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग, द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, मैंने आपको बताया हमारे अराउंड में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो उन्हीं रिएक्शन को अगर हम एक पेपर पे नोट करें तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न किया था तो हमारा बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये वाली जो एक्टिविटी थी ये हमने देख ली। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ और हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या है, रिएक्टेंट, और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसको क्या बोल दिया, प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक होता है हमारा राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उस पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड होता है उस पर लिखते हैं हम प्रोडक्ट। इस फॉर्मेट में अभी हमने वर्ड इक्वेशन हम इसको बोलेंगे, परफेक्ट केमिकल इक्वेशन अभी नहीं बोलेंगे हम इसको, अभी हमने इसको वर्ड में लिखा तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। अभी हम इसकी केमिकल इक्वेशन भी पढ़ेंगे। तो एक बार हम
पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्ग. इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म. ये क्या है, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है. ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इन अ राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन. ओके, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी इक्वेशन को लिखने की. जो ये अभी हमने इक्वेशन लिखी है ये है हमारी वर्ड इक्वेशन. अभी अब जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगी हमारी केमिकल इक्वेशन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द सब्सटेंस डेट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और दूसरा जो एक्टिविटी देखी थी उसमें आपके जिंक ग्रैनुअल्स थे और आपका HCl था एंड द सल्फ्यूरिक एसिड. ये तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट. द न्यू प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो रिएक्शन होने के बाद जो भी बना उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट. ओके, द वर्ड इक्वेशन शो दैट द चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रो एंड द एरो प्लेस बिटवीन दैट. ओके, तो रिएक्टेंट अगर इस साइड लिखा है तो एरो लगा के आप फिर इस साइड क्या लिखोगे, प्रोडक्ट लिखोगे. ओके, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट होगा एंड द राइट हैंड साइड आपका प्रोडक्ट होगा, है ना. और आपको प्लस का साइन लगाना है. प्लस का साइन क्यों रिप्रेजेंट करना है कि हमारा मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए हमने प्लस साइन को रिप्रेजेंट किया है. द एरो पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर मान लीजिए मैं ये सब रफ कर देती हूँ. अगर मैंने आपको बोला कि ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है. अगर एरो की डायरेक्शन आगे की तरफ है यानी कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. ओके, अगर हमने इस एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी, ओके, अगर हमने इस एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी, अगर इस एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी यानी कि ये फॉरवर्ड नहीं है, ये अब क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में. ओके, अगर हमने इसको भी कंबाइन करके हमने यहाँ पे इस तरह का लिख दिया, देखिए इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन जा रही है, इसका मतलब है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है. लेकिन अगर हमने इस तरह का कर दिया तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि रिएक्शन आगे भी जारी है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी फॉर्म हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन. अब हम देखते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं. दैट इज़ नॉट अ केमिकल इक्वेशन, दिस इज़ अ वर्ड इक्वेशन. याद रखना, दिस इज़ अ वर्ड इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ. अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को आप Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को आप O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, तो इस वाली इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, केमिकल इक्वेशन. क्या बोलोगे, केमिकल इक्वेशन. इज़ देयर एनी शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन. ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का. केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी आर यूज केमिकल फॉर्मूला इनटू अ वर्ड. ये वाली इक्वेशन आप केमिस्ट्री में इस चैप्टर से, आपके केमिस्ट्री में क्लास 10 पे जितने भी चैप्टर्स है या आगे आप जितनी भी रिएक्शंस पढ़ोगे, आप केमिकल इक्वेशन यानी कि इस फॉर्म में ही आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखोगे. अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. इट इफ़ यू कैन रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, हमने देखा था मैग्नीशियम बर्न हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमारा बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, हमारा क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया कि मैग्नीशियम है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, काउंट द कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. इसी
इसी लाइन से अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, उसे बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? आपने पिछले चैप्टर में आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा कि एटम्स क्या होंगे, आपने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा। ओके, और हमने अब आप एक बात देखिए, इफ़ देयर इज़ अ नंबर ऑफ एटम ऑन ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ ऑफ द साइड। अच्छा, इसका इस लाइन का एक डीप मीनिंग ये है कि मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ कितने मैग्नीशियम आपको शो हो रहे हैं? ओके, 1। ओके, यहाँ कितनी ऑक्सीजन आपको दिख रही हैं? 1 ऑक्सीजन का। ओके, if he is on the both side, okay, if the number of atom on each element the same on the both side, okay। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी 1 मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 होनी चाहिए, है ना। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इफ यस देयर इज अ इक्वेशन इज बैलेंस, अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड आपके नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम के भी, ऑक्सीजन के भी, या आप कोई भी एटम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, जिसकी भी आप रिएक्शन कराना चाहते हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो एटम्स है वो इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के एटम में। जब अगर लेफ्ट हैंड साइड के एटम इक्वल हो जाएंगे राइट हैंड साइड के एटम से, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग यही है हमारी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, सिंस द केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ऑफ अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन अ रिएक्शन। अच्छा, स्केलेटन वर्ड इन्होंने क्या यूज़ किया है, यानी कि जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैग्नीशियम बर्न होता है कोई भी चीज़ बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमने इसको, जो हमने ये पढ़ा था, ये क्या था? एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ऑफ द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर। जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी वो एक स्केलेटन था। डेट इज़ नॉट अ ट्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि हम किस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करते हैं राइट हैंड साइड में किसी भी केमिकल इक्वेशन में। आई होप आपको अब तक का समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अगर आप अपने स्टार्टिंग के एग्जांपल्स को देखें, जिसमें कि बताया हुआ है कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप देखें, बिल्कुल, जिसमें कि आपको बताया है मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम। ओके, अगर आपने मिल्क को लेफ्ट कर दिया, या फिर आयरन को आपने अगर छोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस पर क्या लग जाती है? रस्ट। क्या लग जाती है? रस्ट। ये भी एक केमिकल इक्वेशन है। अगर हम फूड को कुक कर रहे हैं तो वो भी एक केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है। तो हम इसी को पढ़ते हैं। अगर हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। हमारे आसपास हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम उन्हीं रिएक्शंस को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करने की कोशिश करी है, और अब हम उस इक्वेशन को बैलेंस करने की अच्छे से सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, यू हैव स्टडी इन क्लास 9। अच्छा, अगर आपने क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पढ़ा तो मैं आपको यही बता देती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि यानी कि मास कैन नेवर बी फॉर्म, यानी कि जितना मास रिएक्टेंट पे है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। बीच में रिएक्शन में कोई भी
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट में बनेगा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डेस्ट्रॉयड, यानी कि आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते हो और डेस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल reaction has to equal to the total mass of the chemical present in the reactant. Okay, इस लाइन का मतलब क्या है? The total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. मैंने आपको बताया आपकी लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड, यहाँ पे होते हैं आपके ये होता है LHS, ये होता है RHS। LHS पे होते हैं रिएक्टेंट और यहाँ पे होते हैं आपके प्रोडक्ट। ओके, तो जो रिएक्टेंट का मास होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी destroyed of a chemical reaction has to be equal of the total mass of the element present in the reactant, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्वल होगा टोटल मास एलिमेंट का, जो भी रिएक्टेंट होगा इतना ही प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। अगर हम इसी लाइन को अदर वर्ड में पढ़ें, द नंबर ऑफ एटम जो कि हमने अभी सेकेंड पैरा में अभी यहीं पे पढ़ा था, द नंबर ऑफ एटम, ये दी लाइन, the number of atom of each element on the LHS and the RHS has been equal. Okay, ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है, has equal total mass of the element present in the reactant. In the other word, the number of atom of each element remain the same before and the after chemical reaction. Okay, we need to be a balanced skeleton chemical equation. Okay, हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की ज़रूरत है। Is chemical reaction 1.2 balance? Let us learn about balance chemical reaction. The word equation in 1.3 may be represented as. I hope आप NCERT बुक को जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो हाईलाइट कर रहे हो, तो आप अपने साथ NCERT बुक को ज़रूर रखें। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखिए जिंक, ओके, जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने आपको बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? H2SO4। ओके, जिंक सल्फेट को क्या बोलते हैं? ZnSO4। एंड द हाइड्रोजन को कभी भी H नहीं लिखते, H2 की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? डायटोमिक। क्या होता है? डायटोमिक। ओके, अब हम इसका एक इक्वेशन में देख लेते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड द हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी। लेट अस एग्जाम द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बोथ ऑफ द साइड। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। आप देखिए जिंक में, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1, लेफ्ट हैंड साइड 1। ओके, हाइड्रोजन 2, देखिए नीचे 2 है, 2। ओके, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। ओके, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की। ओके, अब हम देख लेते हैं जिंक 1, रुकिए मैं एक बार फिर से आप काउंट करिए, जब भी आपको पता चलेगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे दूसरा कलर यूज़ कर देते। देखिए जिंक, ओके, जिंक, ओके, 1 1 है, जिंक इक्वल है हाइड्रोजन 2 एंड द हाइड्रोजन 2, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है सल्फर 1, ओके, सल्फर भी बैलेंस है एंड द ऑक्सीजन 4। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो आप अभी हमने रिएक्शन पढ़ी, जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है ये रिएक्शन, दैट इज ना बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अगर आप किसी भी अभी तो हमने यहाँ पे ये बॉक्स बना के रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जब आप
कोई भी रिएक्शन देखोगे तो आप वर्बली या फिर उसको देख के भी आप पता लगा सकते हो कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं। ओके, ऑल द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो, तो दैट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, एक और इक्वेशन देख लेते हैं। एक और इक्वेशन क्या है, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखिए टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। अब हम सीख रहे हैं कि हम कैसे बैलेंस करें, कि कोई केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें। ओके, फिर इसका सबसे पहले स्टेप में ही हम इसको सीखेंगे और स्टेप में देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। ओके, आपको जो आपको रिएक्शंस दी होगी या जो आपको इक्वेशंस दी होगी उसको आपको स्टार्टिंग में चेंज नहीं करना है। पहले आप, ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में देख लिया आपने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेंज कर दिया और आपने बोल दिया दैट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस फॉर्म में भी हमें रिएक्शन दिया है उसी फॉर्म में हमें वो रिएक्शन देखनी है। आयरन 1 H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ओके, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, आयरन 3 एंड ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन H2। ओके, सबसे पहले हम बना लेते हैं लिस्ट ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। अब आपको ये इक्वेशन देख के पता तो चल गई होगी कि ये अनबैलेंस है, या तो आप इसको आयरन से पता लगा लीजिए। देखिए Fe का मतलब होता है आयरन। ओके, मैंने आपसे बोला अगर आपको केमिस्ट्री में इक्वेशंस को सीखना है तो आपको ज़रूरी है कि आपको पीरियोडिक टेबल में आपको, जैसे आयरन का Fe होता है, हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है एंड द सल्फर का S होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप एक बार रीड कर ले पीरियोडिक टेबल को और उसको रिप्रेजेंटेशन भी देख लें। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। ओके, ये वाली लाइन हमने पढ़ ली। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप देख रहे हो आयरन 1 लेफ्ट हैंड साइड पे एंड द राइट हैंड साइड पे आयरन हमारे तीन एटम हो जाते हैं हमारे आयरन के। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम हो जाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे 2 एटम हैं, यानी कि आपका हाइड्रोजन तो बैलेंस लग रहा है ना, क्योंकि 2 ही हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एंड द राइट हैंड साइड पे। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे 1 एंड द राइट हैंड साइड पे आपके 4 ऑक्सीजन है। तो आप या तो उसको वर्बली, यानी कि आपको ऐसे ही देख के भी आपको पता चल जाएगा, आयरन को देख के भी, वरना आप ऐसा बॉक्स बना के भी देख सकते हैं कि आपकी जो आपको इक्वेशन दी गई है वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। हमें जो ये इक्वेशन दी गई है ये अनबैलेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इफ़ यू ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन द कंपाउंड, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले वो वाला एलिमेंट फाइंड आउट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। ओके, अगर इसी क्राइटेरिया की बात करें, इसी क्राइटेरिया के हिसाब से हम सेलेक्ट कर देते हैं Fe3O4, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हमें दिख रहे हैं। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, एंड ओनली 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्टेंट में। इनिशियली क्या है, 1 H2O है, प्रोडक्ट में 1 है हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है 4। देखिए ऑक्सीजन अगर हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। देखिए Fe3 में यहाँ पे है 4 ऑक्सीजन, क्या है 4 ऑक्सीजन। ठीक है, Fe3 में है, देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हैं आपके 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे आपके 1 ऑक्सीजन। तो अब मुझे बताइए, ये 4 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, अगर मैं H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी।
ओके, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O को। तो हमारे देखिए यहाँ पे, इधर देखिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी ऑक्सीजन बैलेंस होगी 4 ऑक्सीजन एंड द 4 ऑक्सीजन। ओके, एक एटम हमारा बैलेंस हो गया है। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्टेंट। आपको सिर्फ कंपाउंड का फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है, ओनली आपको नंबर्स ऐड कर सकते हो। ऐसे नहीं, मतलब 3 4 ऐसे न्यूमेरिकल नंबर ऐड कर सकते हो, है ना। आपको फॉर्मूला चेंज नहीं कर देना है, यानी कि Fe3O4 है तो उसको Fe3O4 ही रहने देना है, आपने ये चेंज नहीं करना है। ओके, टू एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी पुट कोफिशिएंट ऑफ 4 to 4 H2O एंड नॉट H2O4। ओके, आपको ऐसे नहीं करना है कि H2O को 2 से मल्टीप्लाई, H2O 2, ये 2 है, 2 to 4 कर दो, है ना। आपको ब्रैकेट, जो ये बॉक्स है इसके बाहर आपको 4 लिखना है ना। जो ये ब्रैकेट है इसके बाहर आपको 4 लिखना है, ठीक है। अब आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद हम आ जाते हैं आयरन एंड द हाइड्रोजन स्टिल नॉट बैलेंस। अब हम आयरन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की तरफ आ जाते हैं। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोड्यूस फर्दर, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम एंड अ पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 to 8, है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके हाइड्रोजन निकल जाएंगे 4 to 8, ठीक है। तो आपके कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 8 करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 4 है वहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन 4 to 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे अगर आप 4 लगा दोगे 4 to 8 तो आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाया, फिर उसके बाद आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाया, ठीक है। अब हमने इन सब के बाद एग्जाम द अबव इक्वेशन, पिक आउट द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस, है ना, एंड फाइंड द ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, देयर इज अ आयरन, ठीक है। ओके, आपका आयरन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आयरन 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आयरन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, तो 3 आयरन प्लस 4 to 8। अब देखिए ये है हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें आप रिएक्टेंट को काउंट कर लीजिए और प्रोडक्ट को काउंट कीजिए। सबसे पहले 3 आयरन और 3 आयरन, ओके। 4 to 8 ऑक्सीजन एंड 4 to 8 ऑक्सीजन, 4 to 8 हाइड्रोजन, ओके। 4 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन। एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से, देखिए 3 आयरन एंड 3 आयरन, ओके। 4 to 8 ऑक्सीजन, 4 to 8 हाइड्रोजन, 4 to 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन, ओके। हमने हर चीज़ें बैलेंस कर ली हैं, और ये वाली इक्वेशन जो है हमारी 3 आयरन प्लस 4 H2O Fe3O4 प्लस 4 H2, दिस इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, फिर आप राइट हैंड साइड देखिए। सबसे पहले आपने केमिकल इक्वेशंस को देखना है और फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल जैसे 1 2 3 ऐसे इस तरह की न्यूमेरिकल्स वैल्यू को ऐड करना है और आपकी इक्वेशन बैलेंस करनी है। सबसे पहले वो एलिमेंट्स देखिए जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हो एटम के, फिर उनको बैलेंस करिए। फिर जैसे ही आप एक एक को बैलेंस करते रहोगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से बैलेंस करनी है। लेकिन याद रखना आपके एग्ज़ाम में भी और पेपर में भी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है। द नंबर ऑफ द एटम ऑन द बोथ साइड आर इक्वल, द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। दिस मेथड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज हिट एंड द ट्रायल मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, मेथड का नेम भी पूछ सकते हैं, तो हिट एंड द ट्रायल मेथड है। एंड वी कैन ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन ऑफ यूजिंग स्मॉल होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट।
मैंने आपको बताया था हम स्मॉल नंबर ऑफ कोफिशिएंट का ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। राइट सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिन द अबोव इक्वेशन। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and a product? Okay, no information has been given in the equation the physical state. देखें, अगर हम देखें आयरन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आयरन का ही ऑक्साइड बना रहा है जिसका नाम है Fe3O4, लेकिन इस वाली रिएक्शन में हमें ये नहीं बता रहा है कि इसकी फिजिकल स्टेट में क्या चेंज हुआ, क्या आयरन हमारा सॉलिड में था कि लिक्विड में था, कि हमारा आयरन का ऑक्साइड सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में। तो ये हमारी किसी भी तरह की फिजिकल स्टेट के बारे में बात नहीं करता है, ये सिर्फ केमिकली रिएक्शन के बारे में बात करता है। ओके, आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या वो हमारी फिजिकल स्टेट को भी बताएगा? नो। ओके, टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट आर मेंशन अलोंग विद द केमिकल फॉर्मूला। ओके, फिजिकल स्टेट नहीं बताइए। अगर क्या करें, अगर हम इसमें इसकी फिजिकल स्टेट भी बता दें, है ना, तो अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट भी बता दें तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको देगा, जैसे कि द गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड, लिक्विड गैस, एक्वस स्टेट में रिएक्टेंट किस स्टेट में था एंड द प्रोडक्ट किस स्टेट में चेंज हो गया। अब हम इस तरह की इक्वेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन को पढ़ने का है। आयरन सॉलिड, एस का मतलब सॉलिड, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है, Fe3 जो आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, एंड अ फर्दर रिएक्शन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड द गैस। नोट द सिंबल G इज यूज्ड फॉर H2O टू इंडिकेट दैट रिएक्टेंट वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, है ना। देखिए आप, ये वाटर लिक्विड वाला वाटर नहीं लिया है, इन्होंने स्मॉल g का यूज़ किया है। इसका मतलब है उन्होंने गैसियस फॉर्म में ये रिएक्शन को फॉर्म किया है। Usually physical state are not included in the chemical reaction unless it is necessary to specify them. Normally chemical reaction में physical state नहीं mention होती है, पर अगर हम इनको mention करते हैं तो ये specific बन जाती है, जिससे हमारी फिजिकल, जैसे कि कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस में है, तो हमारी फिजिकल स्टेट भी हमें पता चल जाती है। और हम ये बात और याद रखना, हम इक्वेशन में टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में भी आप पढ़ोगे। कैटलिस्ट क्या होता है, मैं आपको यहीं पे बात बता देती हूँ। कैटलिस्ट क्या होता है ना, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को प्रमोट करता है प्रोडक्ट फॉर्म करने में, ठीक है, रिएक्शन को प्रोडक्ट फॉर्म करने में मदद करता है। ओके, ये रिएक्टेंट को चेंज नहीं करता, ये प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता। ये अगर आप लिखने चाहे कैटलिस्ट के बारे में तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ओके, अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कैटलिस्ट यानी कि ये मान लीजिए ये रिएक्शन का एक फ्रेंड होता है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। आप इसको रिएक्शन का एक फ्रेंड मान लीजिए जो कि हेल्प करता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में। अभी इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को पढ़िए। CO, ओके, गैस में, हाइड्रोजन गैस में, 340 ATM प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रही है और आपका बन रहा है मेथनॉल, CH3OH। चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप पढ़ोगे आयुपैक नेमिंग, तो इसको बोलते हैं मेथनॉल। क्या बोलते हैं इसको, मैं लिख देती हूँ यहीं पे इसका नाम। जब आप चैप्टर 4 पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, इसको बोलते हैं मेथनॉल, ठीक है। इसमें, और ये रिएक्शन तो आपको याद ही होगी, देखते ही पता चल गई होगी। ओके, बताने की ज़रूरत नहीं है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, 6 CO2 बनता है, हाइड्रोजन बनता है, और ये रिएक्शन भी बैलेंस है। आप ये दोनों रिएक्शन देखना कि ये बैलेंस है कि नहीं। ओके, इनके रिएक्टेंट्स इक्वल कर देना प्रोडक्ट के बारे में। अगर रिएक्टेंट्स इक्वल है प्रोडक्ट में तो ये बैलेंस इक्वेशन है। ये क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई रखना।